I'm Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education. We have discussed various factors of growth and development, mainly heredity. Here, we will discuss other environmental factors which are interact or affect to growth and development of the child. Environmental factor, these are three types: physical environment, social environment, cultural environment. Now, physical environment. एरिया. फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, फिजिकल, ऐसा एनवायरनमेंट जिसकी एग्जिस्टेंस विजिबल है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया. जो हमें दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वेबल है कि ये एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, ये एनवायरनमेंट प्रेजेंट नहीं है. तो एरिया, किस एरिया में आप रहते हो, वहाँ की क्या फिजिकल कंडीशन है, वो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल है या नहीं, ये इफेक्ट करते हैं. जैसे कई एरिया ऐसे होते हैं जो पॉल्यूटेड होते हैं, तो फिजिकल एरिया, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा हो गया, पॉल्यूशन वाला है, फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, तो वो किसी भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा. इसी के अपोजिट ले लो कि ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है, तो वो एरिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएगी ब्रीथिंग के लिए. टेम्परेचर, बिल्कुल, टेम्परेचर का मीनिंग है कि कोई रह रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, तो उसके फिजिकल ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट अलग होगी ना. और यदि कोई, ये जैसे हम फील्ड वाले एरिया, मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, तो हम लोगों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस पाए जाते हैं. तो इस तरीके से अर्थ पे वेरियस एरियाज़ हैं और हर एरिया से रिलेटेड वहाँ का टेम्परेचर है जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि हमें वहाँ सरवाइव करना है. आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो माउंटेन हिली एरियाज़ पे लोग रहते हैं, उनकी बैकबोन थोड़ी सी झुकी हुई होती है, उनकी हाइट जो बहुत ज़्यादा नहीं होती. ये किस वजह से है? ये उस एरिया में सरवाइव करने की वजह से ऐसी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे उसका इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है. एक्चुअली बैकबोन का झुकना तो क्या है, जब माउंटेन पे चढ़ोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने सेंटर और ग्रेविटी को बैलेंस रखने के लिए वो ऑटोमेटिकली आगे झुक जाएगी बॉडी. और इसी तरीके से यदि हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो बैलेंस रखना मुश्किल होता है, तो ऑटोमेटिकली कई जनरेशन्स के बाद एक एवरेज हाइट हो जाती है. जैसे आपने कई बार ये सुना होगा, लंका में सब कितने 52 गज के हैं, तो वो एक्चुअली वो कहावत है, लेकिन वो कहावत किस पे बेस्ड है, रियलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग नॉर्मली एक जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया है ऐसा. तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इफेक्ट करती है. ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट विच इज इफेक्ट और इंट्रैक्ट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ, यदि देखिए ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या होता है, स्वेटिंग होगी. स्वेटिंग होगी तो कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, उसकी एक्टिविटीज़ पर, उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ पे इम्पैक्ट आता है. अब आप देखिए, ह्यूमिडिटी वाले टाइम पीरियड में आप कितने मेंटली एक्टिव होते हो, कितने फिजिकली एक्टिव होते हो. जल्दी हमारी जो एफिशिएंसी लेवल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, हम जल्दी थक जाते हैं, जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, हमारी एफिशिएंसी पार थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हमें घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा. घर पे हम एसी में रह सकते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलेंगे तब तो वर्क करने के लिए हमें उस ह्यूमिडिटी से ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा. तो वो भी हमारा एक फिज़िकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर है. रूरल अर्बन एरिया, रूरल एरिया में जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं, अर्बन एरिया में जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं, ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को नेगेटिवली और पॉजिटिवली इफेक्ट करती हैं. कि ये नहीं मान सकते हम कि रूरल एरिया के लोग ही उनकी हेल्थ अच्छी होती है, बल्कि आप फिज़िकल हेल्थ की, फिज़िकल डेवलपमेंट की यदि बात करते हैं तो रूरल एरिया के लोगों का फिज़िकल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, फिज़िकल एनवायरनमेंट होता है, टेम्परेचर होता है, एयर होती है, वो ज़्यादा फ्रेश होती है कंपैरेटिवली अर्बन एरिया के, तो वो उसकी बॉडी पे पॉजिटिव है.
सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट में कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एक्चुअली सोसाइटी जो है उसकी प्राइमरी यूनिट क्या है, फैमिली, फैमिली से मिलके बनी हुई होती है। तो सबसे पहला आता है फैमिली सोशल एनवायरनमेंट में, फिर उसके बाद बच्चे का कॉन्टेक्ट कहाँ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसके बाद जाता है वो स्कूल, स्कूल के बाद अदर सोसाइटी। फैक्टर्स ऑफ फैमिली, सबसे पहला फैमिली आया क्योंकि फैमिली ही सोसाइटी की यूनिट है। फैमिली में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, चाहे आपकी जॉइंट फैमिली हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, कोई सी भी लार्ज फैमिली हो, स्मॉल फैमिली हो, कोई सी भी फैमिली हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पर्सन ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है अपने चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। देखिए मैंने हिंट दे दिया, अपने चाइल्ड यानी कि पेरेंट। पेरेंट्स की क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, उसका उनका एजुकेशनल स्टेटस, एजुकेशनल स्टैंडर्ड, एजुकेशनल एरिया उसके उनके चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। देखो एजुकेशनल स्टेटस किस किस चीज़ को इफेक्ट करेगा, क्या मैं कितनी एजुकेटेड हूँ ये डिपेंड करेगा, ये या इफ़ेक्ट डालेगा किस चीज़ पे, कि मैं उसी के अकॉर्डिंग डाइटरी हैबिट को यूज़ करूँगी, डालूँगी, डाइट का इंटेक लूँगी, फूड आइटम का सिलेक्शन करूँगी, घर में वैसा ही एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करूँगी। नॉर्मली होता है ना, जो एजुकेटेड होता है वहाँ उनके घर का एनवायरनमेंट अलग होता है, उनका डेली रूटीन अलग होता है, उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जब एजुकेशनल स्टेटस से इफ़ेक्ट करेंगी, चेंज होंगी, तो ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड वहाँ पर या जो भी फैमिली मेम्बर वहाँ पर रह रहे हैं उनकी ग्रोथ पर और उनके वेरियस डेवलपमेंट पे अलग अलग तरीके से वो इफ़ेक्ट डालेगा, है ना। यदि अच्छी डाइट है तो क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी। और यदि ब्रेन की डाइट क्या होती है, आइडियाज़, यदि अच्छे आइडियाज़ हैं क्योंकि वो एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करते हैं तो उनका मेंटल डेवलपमेंट इफेक्ट करेगा। एजुकेशनल स्टेटस हाई होने पर इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल डेवलपमेंट भी इफेक्ट करता है क्योंकि उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रीट करना आ जाता है, वो अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीख लेते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा यदि कोई पर्सन है वो जो ज़ोर ज़ोर से लड़ता है, गुस्सा करता है और जल्दी से एंजाइटी उसमें होने लगती है, नर्वस होने लगता है, तो हम क्या कहते हैं, क्या एजुकेटेड नहीं हो, है ना, क्या अरे ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये क्या मीनिंग है, यानी कि एजुकेशनल स्टेटस जो है वो बिहेवियर को, हमारे इंट्रैक्शन को, हमारे इमोशनल कंट्रोल को, सब चीज़ों को कंट्रोल करना सिखाता है और जिसका इम्पैक्ट उनके चाइल्ड पे भी पड़ता है। इसी तरीके से आया वोकेशनल स्टेटस। वोकेशनल स्टेटस भी यानी कि कौन से वोकेशंस को पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, वो भी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं कि नेचर ऑफ वर्क, कैसे नेचर है वर्क की, किस एरिया में वो वर्क करते हैं और किस प्लेस पे वर्क करते हैं। यानी कि यदि कोई डॉक्टर है तो उनका वोकेशनल स्टेटस मेडिकल लाइन से रिलेटेड होगा, तो मेडिकल लाइन से रिलेटेड होने की वजह से उनके घर के एनवायरनमेंट में इस टाइप की बातें भी ज़्यादा होंगी, इस टाइप के इंटरेस्ट भी ज़्यादा होंगे, लोगों की हेल्थ से रिलेटेड गॉसिप या डिस्कशन होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे खुद अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाएंगे, उसकी अदर फैमिली मेम्बर भी कॉन्शियस हो जाएंगे, और इवन वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड नहीं, वो उन ऐसे एनवायरनमेंट में रहने वाले चाइल्ड दूसरे एनवायरनमेंट के लोगों को भी एक सजेशन देने लगेंगे कि आपको अपनी हेल्थ सही करनी है तो इस टाइप से ट्रीट करो, ऐसी एक्टिविटीज़ करो। तो ये ऑटोमेटिकली कन्वे होता जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स, अब पेरेंट्स के आपस में कैसे रिलेशनशिप है, ये भी होम एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और जैसा यदि पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं, पीसफुल रिलेशनशिप होते हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ता है। अदरवाइज यदि ये नेगेटिवली ट्रीटेड होते हैं या रिलेशनशिप बहुत अच्छे इफेक्टिव नहीं होते, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ता है, उनके लिए मैरिज का, उनके लिए फैमिली के कंसेप्ट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, जिससे उनका मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड,
अभी तो हमने पेरेंट्स की आपस में रिलेशनशिप की बात करी, अब हम बात करें कि पेरेंट्स और चाइल्ड की रिलेशनशिप कैसी है। आजकल के हैक्टिक शेड्यूल में बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग होने की वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स को के पास टाइम नहीं होता अपने चाइल्ड को देखने के लिए। वो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं चाहते या निगलेक्ट करते हैं अपने चाइल्ड को, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ कभी कभी वर्क प्रेशर की वजह से ऐसा हो जाता है। और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ होता है? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है चाइल्ड को सही गाइडेंस नहीं मिलती, सही डायरेक्शन नहीं मिलती, और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। देखो डेवलपमेंट तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यदि नेगेटिव रिलेशनशिप हो गए तो उसको स्ट्रेस होगी, मेंटल हेल्थ जो है वो बिगड़ेगी, जिसकी वजह से मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, और उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे इमोशनल हेल्थ पे भी आएगा, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी तो कई सारे हार्मोनल सिक्रीशन ऐसा होगा बॉडी में जो मेंटली उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करेगा, और इमोशनल हेल्थ भी बिगड़ेगी। लेकिन इसी के साथ में ग्रोथ कैसे इफेक्ट होती है, अभी अभी जैसे मैंने बोला ना, हार्मोनल सिक्रीशन होगा और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उसका इमोशनल कंट्रोल बिगड़ने के साथ में ही उसकी बॉडी में जो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो प्रॉपर वे में नहीं होंगी, जो उसके ग्रोथ को, उसके उन ऑर्गन के, उन सिस्टम की ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। आई एम डॉक्टर श्वेता अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। We have discussed various factors of growth and development, mainly heredity. Here we will discuss other environmental factors which are interact or affect to growth and development of the child.
अब आता है फैक्टर्स ऑफ स्कूल, स्कूल क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट इन इवन सराउंडिंग्स, क्लाइमेट से रिलेटेड कई सारे फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि उस पर्टिकुलर स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, उसका शेप क्या है, उसमें हर रूम में क्रॉस वेंटिलेशन हो पाता है या नहीं, वहाँ के वेंटिलेटर्स कितने हैं, विंडोज़ कैसी बनी हुई हैं, आमने सामने है या सिंगल है। नॉर्मली क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हवा फील होती है ना, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट उस क्लासरूम में बना रह जा सकता है। बिल्डिंग आप लोगों ने नॉर्मली स्कूल्स में देखा होगा कि उनकी हाइट ज़्यादा होती है, हाइट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि एक क्लासरूम में ज़्यादा लोग सर्वाइव करते हैं और जब वो ब्रीथ करते हैं तो उनके अंदर से गर्म हवा, गर्म कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट होती है जो कि हल्की होने की वजह से छत की तरफ जाती है, और यदि ये हाइट कम रखेंगे तो ये हवा नीचे आ जाएगी और हमें गर्मी, जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको ये इफेक्ट करेगी उनकी एक्टिविटीज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की बिल्डिंग की शेप कैसी है, वहाँ जो कंट्रोलर है, जो प्रिंसिपल है, ऐसा तो नहीं कि पूरी बिल्डिंग पूरी क्लासेस ख़त्म होने के बाद लास्ट में उसका रूम है, नहीं, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। प्लेस ऑफ स्कूल लोकेटेड, ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ बहुत शोर होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पढ़ा नहीं जाता, ब्रीथ नहीं किया जा सकता, तो ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कैसा है, अभी एक फिजिकल एनवायरनमेंट की बात हुई थी, अब कि किस एरिया में वो स्कूल लोकेटेड है, अब बात हो रही है वहाँ के ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की। ऑर्गेनाइजेशन कौन करेगा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजर, ऑर्गेनाइजर, ये करेंगे। अब आया इंस्टीट्यूशनल क्लाइमेट कैसा है कि एकेडमिक क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की पे पढ़ाई रेगुलर होती है या नहीं, प्रॉपर वे में होती है, नए नए टीचिंग मेथड्स यूज़ की जाते हैं, इफेक्टिव मैनर में ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं ताकि वहाँ का एकेडमिक अचीवमेंट अदर स्कूल से हाई हो जाए। ऐसे ही होता है, आप लोग अच्छे से अच्छा पढ़ना क्यों चाहते हो, अच्छे मार्क्स क्यों लाना चाहते हो, एक तो ये कि आपकी जॉब लग जाए, एक ये कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ, यानी कि दूसरों को पीछे छोड़कर अपना नाम ऊपर कर लूँ। तो ये स्कूल्स में भी होता है, आउटपुट स्कूल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब लास्ट आता है क्लासरूम क्लाइमेट। अभी देखो क्लाइमेट में हमने 4 चीज़ें पढ़ी, फिजिकल एनवायरनमेंट की यानी कि वो स्कूल पर्टिकुलर किस एरिया में है और वहाँ की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट यानी कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, किस टाइप का क्लाइमेट को ऑर्गेनाइज करता है, ऑटोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है। इंस्टीट्यूशनल क्लाइमेट कैसा है, एकेडमिक को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ का आउटकम क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं। इसी तरीके से मेन जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो रिलेटेड होती है उस पर्टिकुलर क्लासरूम क्लाइमेट से। तो उस क्लासरूम में किस तरीके से डिसिप्लिन रखा जाता है, कौन टीचर किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अदर फैक्टर्स हैं एजुकेशन, यानी कि वहाँ पर एजुकेशन का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, करिकुलम कैसा फॉलो किया जाता है, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कंडक्ट करवाई जाती हैं। आजकल आपने कई पेरेंट्स को सुना होगा कि हम इस पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन नहीं करवाएंगे क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हमें अपने बच्चे को मल्टी डायमेंशनल बनाना है। मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए हम दूसरे स्कूल का बी स्कूल की बात करते हैं, बी स्कूल में एडमिशन कराएंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बन जाती है। तो ये एजुकेशनल सिस्टम है वहाँ का, पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ पे कैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या करिकुलम होता है, कैसे क्लासेस कब तक कंडक्ट की जाती हैं, कैसा एवेलुएशन प्रोसेस होता है ताकि जो एक बच्चा है वो प्रॉपर एकेडमिक एनवायरनमेंट को फेस करे और उसका प्रॉपर सही डायरेक्शन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। एजुकेटिव प्रोसेस कैसा है, किस तरीके से टीचर रेगुलर आते हैं, रेगुलर सिस्टम चलता है, जैसे हमारे DAI में भी रेगुलर एजुकेशन सिस्टम चलता है, टाइम से सब क्लासेस होती हैं। इवन ये लॉकडाउन पीरियड में भी हमारे कॉलेज में इस तरीके से मैनेज किया गया सारे टाइम को, सारे एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेटिव प्रोसेस को, किसी की क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए
टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए सही समय पर हर चीज़ को कंडक्ट करवा लिया गया। वे ऑफ टीचिंग क्या है, किस मेथड को यूज़ करके पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, लर्निंग प्रोसेस होती है, इंटरेक्शन होता है, टीचिंग एड्स दिए जाते हैं, क्या कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यूज़ की जाती है। आजकल स्मार्टफोन का ट्रेंड है, स्मार्ट बोर्ड का ट्रेंड है, स्मार्टफोन के साथ है ना। तो स्मार्टफोन और स्मार्ट बोर्ड दोनों की कनेक्टिविटी करके कैसे इस क्लास को स्मार्ट बनाया जा सकता है, कैसे इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। तो ये सब वे ऑफ टीचिंग भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, उनमें क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए। इवैल्यूएशन मेथड कैसा है उस पर्टिकुलर स्कूल का, क्योंकि इवैल्यूएशन मेथड जैसे नॉर्मली और यूनिवर्सिटीज़ में इवैल्यूएशन मेथड होता है कि वन टाइम इवैल्यूएशन होता है, तो उससे देखिए आपको कितनी नॉलेज गेन रहती है। आप एंड टाइम पे, या ये मानो कि एक बच्चा है वो पूरे टाइम पढ़ रहा है लेकिन एंड टाइम पे उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसके रिजल्ट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। और दूसरा अपोजिट हुआ कि पूरे टाइम उसने कुछ नहीं पढ़ा पूरे ईयर, और लास्ट के 1 मंथ उसने बहुत सारा, जो नॉर्मली और अदर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, उसने लास्ट टाइम पे पढ़ लिया, तो क्या होगा, तो उसकी परसेंटेज अच्छे आ गए। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि कौन विच इज़ बेटर और विच इज़ लोअर, नहीं। तो ये इवैल्यूएशन सिस्टम कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, जो आजकल सारी अधिकतर यूनिवर्सिटीज़, अधिकतर स्कूल्स इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अदर फैक्टर्स आते हैं टीचर की कॉम्पिटेंसी, कि उसको पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज है। अब देखिए बीएड में क्या टीचर बनने ही तो आए हो, तो टीचर बनने आए हो लेकिन आप कॉम्पिटेंसी लेकर आए हो। कॉम्पिटेंसी मीनिंग कि आप सब्जेक्ट नॉलेज लेकर आए हो, उस सब्जेक्ट नॉलेज को इफेक्टिव मैनर में किस तरीके से आगे ट्रांसफॉर्म करोगे, ये करना यहाँ पे सीखोगे। तो यानी कि आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी इफेक्टिव है, किस स्टैंडर्ड की है, वो आगे जाके आप जिस भी क्लास में पढ़ाओगे, जिस भी स्कूल में पढ़ाओगे, तो आपके स्टूडेंट को इफ़ेक्ट करती है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। इसी तरीके से आपकी पेडागॉजिकल स्किल्स जो आप यहाँ पर आप सीखेंगे, तो आप किस तरीके से परफॉर्म कर पाते हो किसी भी क्लासरूम में, तो उसकी इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली बच्चों को उस कंसेप्ट को, उस नॉलेज को एक्वायर करने और रिटेन करने में हेल्प करेगी। तो आपकी परफॉर्मेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। इसी तरीके से मेथड ऑफ टीचिंग, कि किस मेथड को आप यूज़ करते हुए उस क्लास में पढ़ा रहे हो, अपने बच्चों की एबिलिटी, अपने स्टूडेंट्स की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए, जिससे कि एक इफेक्टिव मैनर में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक्ट हो रहा है। बिहेवियर ऑफ टीचर का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से ट्रीट करता है, ये भी बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या कोई बच्चा डिप्रेशन में चला गया, क्यों, क्योंकि उसके टीचर ने उससे बहुत गंदी तरीके से बिहेवियर किया था। ऐसा क्या बिहेवियर किया जो इस टाइप का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। यानी कि बिहेवियर का जब यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उसकी मेंटल डेवलपमेंट पर, उसकी साइकोलॉजी पर, उसकी थिंकिंग पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि उसने सुसाइड कर लिया, तो ऐसे ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता होगा। यदि टीचर बहुत अच्छा बिहेवियर करेगा हर बच्चों से, तो वो ऐसा बच्चा जो क्लास में पीछे चलता था, जिसको बहुत कम आता था, जो एक्टिव नहीं था, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से घबराता था, हेजिटेशन में फील करता था, तो वो सारे नेगेटिव फैक्टर्स, यदि टीचर का बिहेवियर पॉजिटिव होगा तो शायद वो पॉजिटिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वैल्यूज़ ऑफ टीचर को अपने अंदर, टीचिंग प्रोफेशन एक्चुअली ऐसा है जो एक रोल मॉडल के फॉर्म में टीचर को प्रेजेंट करना होता है बच्चों के सामने। तो रोल मॉडल होने के लिए वैल्यूज़ अपने अंदर इनकलकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वैल्यूज़ को डेवलप करना है अपने अंदर। कम्युनिकेशन पावर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ टीचर। क्यों? क्योंकि देखिए कॉम्पिटेंसी तो बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना ही तो टीचिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है। वही तो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। मैं अपनी बात को किस मैनर में अपने स्टूडेंट्स को कन्वे करूं, किस तरीके से नॉलेज ट्रांसफॉर्म करूं कि वो इजीली उस पर्टिकुलर नॉलेज को एक्वायर करते हुए उसको इजीली रिटेन कर लें। यानी कि जो उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें उस न्यू नॉलेज को
असिमुलेट कर लें, एकोमोडेट कर लें और इक्विलिब्रियम की स्टेज में आकर उस न्यू नॉलेज के साथ में प्रीवियस नॉलेज को या एग्जिस्टिंग नॉलेज को इस तरीके से अरेंज कर लें कि वो नॉलेज उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से होती हुई वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए, और जब सिचुएशन में ज़रूरत पड़े आगे जाके फर्दर सिचुएशन में तो वो उसको रिट्राइव कर सके, यानी कि उस नॉलेज को रिटेन कर सके, अपने दिमाग में रख सकें। तो वो कब होगा? जब मेरी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी, जब मेरी टीचिंग मेथड अच्छे होंगे। नेचर ऑफ ऑडियो विजुअल एड, साथ में मेरे ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो इफेक्टिव होंगे, वो बच्चों की एबिलिटी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होंगे, वो ऐसे होंगे कि बच्चे अट्रैक्ट होंगे। आजकल स्मार्ट बोर्ड का कंसेप्ट क्यों आया? पहले तो ये मानते थे कि टीवी देखना भी अच्छा नहीं है, तो अब क्लासरूम में ही स्मार्ट बोर्ड लेकर आना, ये तो गलत हो गया। नहीं, क्योंकि लोगों के सोसाइटी की थिंकिंग में चेंज हुआ कि स्मार्ट बोर्ड विजुअलाइजेशन करवा देता है ये किसी भी चीज़ का, क्योंकि हम नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट में सोच के एब्स्ट्रैक्ट में बच्चों को चीज़ें बताते हैं जो उनकी क्वालिटी नहीं होती। यदि अर्ली चाइल्डहुड की बात करें और उन्हें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के द्वारा किसी भी जंगल का सीन बताते हैं तो वो इतना इमेजिन नहीं कर पाते, और कंपैरेटिव इसके कि उनको ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हुए, स्मार्ट बोर्ड यूज़ करते हुए, यदि उनको वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, वो पर्टिकुलर सिचुएशन सामने दिखा दी जाए। इसी के तरीके से टीचर एंड टीचिंग इफेक्टिवनेस, टीचर और टीचिंग इफेक्टिवनेस भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं बच्चों के सही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यदि टीचर अपनी बहुत इफेक्टिव टीचिंग कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। साथ में ही यदि टीचर का बिहेवियर हर सिचुएशन में, स्कूल की हर कंडीशन में बहुत अच्छा होता है बच्चों से, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के बिहेवियर पर, उनकी पर्सनैलिटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब आते हैं फैक्टर ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी। उस पर्टिकुलर सोसाइटी में क्या पॉलिटिक्स है, किस टाइप के नियम कायदे कानून चलते हैं, वो बच्चों में इम्पैक्ट डालते हैं। क्लब्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में कैसे क्लब्स चलते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, वहाँ के क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ये भी बच्चों की थॉट को, उनकी थिंकिंग को, उनकी पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन सोसाइटी, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कौन से मीन यूज़ किए जाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, लिटरेचर, सिनेमा, ये सब भी क्या होता है, ये सब भी बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट आते हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो इस सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, तो इसीलिए हमें हर चीज़ का यूज़ लेकिन लिमिटेड फॉर्म में करना है। अब कल्चरल एनवायरनमेंट, वहाँ का रिलीजन, कास्ट और कलर, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट डालती हैं बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ऑटोमेटिकली कई रिलीजन रिलेटेड कई सारे ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली इनबॉर्न होते हैं और बच्चे में आ जाते हैं, वो डेवलपमेंटल ट्रेड्स बन जाते हैं। सम पर्सनल फैक्टर अफेक्टिंग टू फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कुछ पर्सनल फैक्टर्स और लेते हैं हम अपॉर्चुनिटीज़, जिन्हें हम कैटेगराइज नहीं कर पाए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाती है। ठीक है, अभी मैंने बोला बैलेंस डाइट नहीं मिली, तो अब बच्चा क्या करेगा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो सफ़र करेगी, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मोटर डेवलपमेंट के लिए उसको पर्टिकुलर वो फैसिलिटी नहीं मिली। कई बच्चे कहते होंगे आपस में कि मुझे तो एक्टिवा चलाना नहीं आता, तो क्या उसका मोटर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो ग्रिप नहीं कर सकता है? नहीं, वो तो ग्रिप तो कर सकता है, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हुई। प्ले एनवायरनमेंट, उसको खेलने का एनवायरनमेंट नहीं मिला, आउटडोर गेम नहीं होते थे, इंडोर गेम आजकल जैसा कई सिचुएशन में ऐसे फेस करना पड़ता है बच्चों को। देखिए, आउटडोर गेम होते हैं, लेकिन कई बार दोनों पेरेंट्स के वर्किंग होने की वजह से उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि बच्चों को आउटडोर के लिए तो एक ऑब्जर्वर उनके साथ होना चाहिए, तो जिसकी वजह से उनका प्रॉपर फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। एबिलिटी लेवल भी इफेक्ट करती है फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट को। रेट ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन किस तरीके का है, कई बच्चे अपनी एज से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं मैच्योरेशन में, जिसकी वजह से उनमें कई डेवलपमेंट
का रेट कम हो जाता है, बॉडी टाइप कैसी है, हैबिट्स और इंटरेस्ट उन लोगों के कैसे हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे होते हैं जो फैटी फूड्स या जंक फूड्स आजकल बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं, तो जंक फूड का इंटेक ज़्यादा करते हैं, उनको वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, या बहुत रीज़न होते हैं, टेस्टी तो लगते ही हैं, जिसकी वजह से आप लोग भी अधिकतर लोग खाते होंगे इसको। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिक चेंज हो जाता है, कई सारी डिजीजेस डेवलप हो जाती हैं और कई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने की वजह से भी फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट या वेरियस डेवलपमेंट की रेट चेंज हो जाती है। इसी तरीके से मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। यदि इग्नोर किया जाता है, फैमिली में ध्यान नहीं दिया जाता बच्चे की हेल्थ पे, तो भी उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए पेरेंट को एक्सटर्नल मोटिवेशन देना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि बच्चा डायरेक्ट हो जाए, उसको डायरेक्शन मिल सके कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रॉपर वे में रखने के लिए उसको कौन सी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में कंडक्ट करना है और बना के रखना है। और साथ ही ये एक मेंटल थिंकिंग भी डेवलप करनी चाहिए, ताकि वो इंटरनली मोटिवेट भी हो जाए, है ना। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि एक्सटर्नली मैं किसी को मोटिवेशन देती हूँ कि आप ऐसा करो, वो तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो इंटरनली मोटिवेट नहीं होगा कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए और ये मेरे लिए हेल्दी होगा। इस तरीके से आपको समझ में आता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। इसमें मेन था फैमिली, फिर उसके बाद सोसाइटी और सोसाइटी के बाद बहुत सारे अदर स्कूल से रिलेटेड फैक्टर, कल्चर से रिलेटेड फैक्टर थे, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को नेगेटिव और पॉजिटिव मैनर दोनों में इफेक्ट करते हैं। तो एक टीचर और एक एडमिनिस्ट्रेटर, स्कूल और एक पेरेंट्स, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इन फैक्टर्स को बच्चों के लिए फेवरेबल बनाएं, ताकि उनका एनवायरनमेंट, उनकी सिचुएशन उनको पॉजिटिव रूप से मोटिवेट करे और वो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे वो पॉजिटिवली इफेक्ट करें और वो सही डायरेक्शन में ग्रोथ एंड डेवलप हो सके। थैंक यू।